नमस्कार। राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मांड, विज्ञान और जिंदगी। क्या पृथ्वी पर ही मानव जीवन संभव रह पाया है या कहीं और भी है? मेरे साथ आज हैं लक्ष्य। आप ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं, 9 साल की उम्र है, 9 साल से ऑस्ट्रेलियाई हैं। बाई बर्थ इंडिया से हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई चले गए थे बर्थ के बाद में। 4th क्लास के स्टूडेंट हैं। आपका स्पेस में, क्वांटम फिजिक्स में और वैदिक साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना मेरे ऑडियंस को भी इनकी जानकारी का कोई लाभ मिले। तो आज कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इस पॉडकास्ट में लक्ष्य से और उनके कुछ उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा लक्ष्य, एक पहली तो वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर, राकेश गौड़ टॉक्स पर। साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि ये जो इतना बड़ा स्पेस है, इतने खरबों आकाश गंगाएं हैं, खरबों प्लेनेट्स हैं, तो क्या अर्थ पे ही जीवन है? और अगर ये जीवन, लाइफ जो है, अगर अर्थ पे ही है तो उसका कारण क्या है? इस बीच में मैं एक बात और भी कह दूं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं, तो इनकी सारी कन्वर्सेशन जो घर के बाहर की होती है वो तो इंग्लिश में ही होती है। इनकी एजुकेशन सारी इंग्लिश में होती है। लेकिन चूंकि घर का माहौल जो है हिंदी का है, तो निश्चित है हिंदी बोलते हैं। लेकिन कहीं अगर अटकेंगे तो मैं इनको क्लियर कर दूं कि उस बात को आप इंग्लिश में कह देना। अगर कोई हिंदी में समझ नहीं आ रही हो कैसे कहनी है, तो उसको इंग्लिश में कह देना, मेरी ऑडियंस समझ लेगी। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या अर्थ पे ही जीवन है, और अगर है तो क्यों? तो सर देखिए कि अर्थ पे ही जीवन है जैसे हमें पता है। साइंटिस्ट ने ये थियरी एक बताई है कि दूसरे प्लैनेट्स पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटी सी जिंदा चीज़ों का एक हिंट है। पर जैसे हम ह्यूमन बॉडी है, वैसी की वैसी ऐसे इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी, तो उसका हिंट तो नहीं है पूरी यूनिवर्स में। ओके। हम्म। तो ये कारण क्या है कि अर्थ पे ही लाइफ सरवाइव कर पाई? तो क्या है कि अर्थ एक प्लेस में सिचुएटेड है हमारे सोलर सिस्टम में, जो है गोल्डीलॉक्स जोन। ये गोल्डीलॉक्स जोन जो है, ये परफेक्ट डिस्टेंस है सन से, यानी कि परफेक्ट टेम्परेचर और परफेक्ट चीज़ें इस प्लैनेट पे। ओके। तो ये क्यों बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन? गोल्डीलॉक्स जोन क्यों बोलते हैं वो उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके। तो और फिर ये सन से जो दूरी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके। तो अगर ये हमारी अर्थ थोड़ी पीछे या आगे होती, तो फिर या तो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा। ओके। तो गोल्डीलॉक्स जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाम है बेस्ड एक स्टोरी पर। जो स्टोरी है उसका नाम है गोल्डीलॉक्स। ओके। उसमें क्या है, एक लड़की है गोल्डीलॉक्स, वो खाने को ट्राई करती है। एक गर्म है, एक परफेक्ट टेम्परेचर है और एक ठंडा है। तो उस जो परफेक्ट टेम्परेचर है उसे वो वाला बहुत पसंद आया। तो इसीलिए हमारे जो अर्थ है वो परफेक्ट जोन में है, तो इसे बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स। उस लड़की की कहानी जो है उसके कारण इसको गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। तो और परफेक्शन में क्या है यहाँ, ऐसा क्या क्या है लाइफ के लिए कि जो अर्थ पे लाइफ संभव रही? जैसे क्या गैसेज में मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड, या कैसी रेज वगैरह कैसी क्या पड़ती हैं कि यहाँ लाइफ संभव रही? तो देखो क्या है, जो हमारा सन है वो खूब सारी गैसेस निकालता है। तो वो गैसेस या तो अंदर आ जाती है और कहीं बाहर भी रह जाती है। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी सारे हार्मफुल गैस जो होती है उनको प्रिवेंट करती है हमारे एटमॉस्फेयर में आने के लिए। और एक और चीज़ है ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर होता है वो भी प्रिवेंट करता है गैसेस को आने के लिए।
ओके। पर थोड़ा सा माइनर, क्योंकि जो मेजर गैसेस, फ्लेयर, सोलर विंड, स्टॉर्म्स, वो सब मैग्नेटिक फील्ड ही रखती है सारे बाहर। ओके। तो ओजोन लेयर ज्यादातर तो माइनर चीजें रखता है, जैसे कि यूवी रेज, एक्सरे, गामा रे, ओके। अल्ट्रावायलेट, वो सब उसे बाहर रखता है ओजोन लेयर। ओके। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ओजोन लेयर। ये 3 वाइटल चीजें हैं जो हमें चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके। ओजोन लेयर, जैसा मैंने आपको बताया, प्रिवेंट करती है बुरी रेस। ओके। उसके बाद नाइट्रोजन हमें देता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हाँ, लाइफ के लिए जरूरी है। बिल्कुल। जैसे प्लांट्स, हम्म, ह्यूमंस, हम्म। एक्सेट्रा। डीएनए वो- के लिए भी जरूरी है। हाँ। ह्यूमन डीएनए के लिए। हाँ। हाँ, बल्कि वो ह्यूमन डीएनए का भी पार्ट पार्ट है। है। हाँ। और क्या है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो- तो हमारे रेस्पिरेटरी हाँ, सिस्टम, ऑक्सीजन के बिना तो लाइफ ही नहीं। हाँ, आप ओके। जानते होंगे। हाँ। और तो- ये ओजोन जो है वो ट्राई ऑक्सीजन ही है। हाँ, O3। जैसे हाँ, O2 है ऑक्सीजन, O3 है ओजोन। हाँ। तो ओजोन की लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे मैंने सुना कि जो सन से जो है, जो रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, ये सन से निकलने वाली 3 तरह की यूवी रेज होती हैं, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। तो यूवी सी का तो कहते हैं कि वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन यूवी ए जो होती हैं उनकी वेवलेंथ जो है बहुत बड़ी बड़ी होती है। हाँ। तो वो सुबह जल्दी आ जाती है। यूवी ए जो है वो सुबह जल्दी आ जाती हैं। हाँ। और यूवी बी जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो यूवी बी आती है दिन के 11 बजे सुबह। और जो हमारे स्किन पे लगती हैं, टच होती हैं, तो हमारे विटामिन डी, हाँ, विटामिन डी बनता है। यूवी बी बहुत बेनिफिशियल है स्किन के लिए। हाँ। तो अब ये सारा लाइफ जो है, मेरी समझ में तो ये आया, इस पे लाइफ है सन के कारण। हाँ, सन की परफेक्ट डिस्टेंस के कारण हमारा लाइफ है। बिल्कुल सही बात। तो थोड़ा सन के बारे में बताएं। सन के बारे में तो देखो, सन क्या है, वो एक प्लाज्मा का बॉल है। प्लाज्मा क्या है, जैसे आपको गैस पता होगा। गैस है नॉर्मल, एज इन बहुत एनर्जेटिक एटम्स, वो एटम्स गैस है। पर फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा से बना हुआ है। ओके। सन में और भी है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम वाइटल चीजें हैं उस सन के लिए। सन जब हमें एनर्जी देता है, वो फोटॉन्स निकालता है। जो वो फोटॉन्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के थ्रू आते हैं और चार्ज कर देते हैं पार्टिकल्स। जैसे अगर सॉलिड हो तो जब फोटॉन्स आते हैं तब वो लिक्विड बनता है। लिक्विड है, फोटॉन्स आते हैं तो गैस बन जाता है। ओके। और गैस पे फोटॉन्स आता है तो इवेंचुअली प्लाज्मा बन जाता है। ओके ओके ओके। तो और सन के बारे में, जैसे सन का ये एक्लिप्स वगैरह भी होते हैं, उसका भी थोड़ा बताइए। हाँ, जो सोलर एक्लिप्स होती है, पार्शियल ग्रहण, सूर्य ग्रहण है ना। हाँ, जो पार्शियल होता है, मतलब आधा या छोटा सा टुकड़ा उसका, जब वो होता है तब हमें इतना कुछ मैटर नहीं करता। हमें बस लगता है कि जैसे मून बहुत बार ऐसे छोटी सी शेप में आता है, क्योंकि वो हमसे फेसिंग अवे है। तो वैसे ही सन को वो मून कवर कर देता है थोड़ा सा। पर जब टोटल सोलर इक्लिप्स होती है, जब वो मून पूरा की पूरा कवर कर देता है सन को, तब क्या होता है, सिर्फ उसका कोरोना दिखता है। जो सन का कोरोना होता है वो है जब वो गैसेस जो इल्यूमिनेट, यानी कि वो ऐसे लाइट आ रही है उन पे, जिससे वो हमें दिख रही है, वो है। सोलर इक्लिप्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है वो कोरोना, कि जब वो, अगर तुम उसे डायरेक्टली देख लो तो फिर वो तुम्हारी आइज को कुक कर देती है। तो तुम्हारा रेटिना पूरे डैमेज हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है, वो हो सकता है। तो
ये बात है सोलर इक्लिप्स की, बहुत पावरफुल है और बहुत यूनिक है। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसका? अर्थ का या सन? सन का वो क्या होता है? तो सन की मैग्नेटिक फील्ड है जो उसका मैग्नेटिक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव देता है। तो और जैसे हमारा जो अर्थ है उसके पास सिर्फ केवल दो है, एक नॉर्थ पोल से एक साउथ पोल से। वो दोनों आ रही है एक दूसरे के ऐसे निकल के वापस दूसरी तरफ टच हो रही है। तो वो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। पर सन के पास थाउजेंड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स है, हजारों। तो उसके एक ऐसे निकल रही होगी तो एक ऐसे भी निकल रही होगी। हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह सन पे एक मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। ये लेकिन जैसे सन के जैसे पास में प्लेनेट हमारा अर्थ है, तो वैसे कुछ प्लेनेट और भी होंगे ना जिनका सन पे ऐसा इफेक्ट हुआ होगा जहाँ लाइफ नहीं डेवलप हो पाई? वो कौन कौन से, क्या हुआ उनके ऊपर? तो देख लीजिए, मर्क्यूरी जो सबसे सन के पास है और सबसे छोटा प्लेनेट, वो आपको लगता होगा कि सबसे गर्म है क्योंकि सन तो बहुत गर्म है। इनफैक्ट सन का टेम्परेचर इनसाइड रीच करता है मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस। हाँ, करोड़ों। तो फिर मर्क्यूरी जो है वो तो इतनी हीट आती होगी। तो पर ये करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट है, मर्क्यूरी सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि जो सन की एनर्जी है वो इतना उसे इफेक्ट कर दिया है उसने कि उसका पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो ही डैमेज हो गया। वो अब उसके एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, एटमॉस्फेयर ही नहीं रहा। तो वो ऐसे तापमान का वो सेंस थोड़ा सा कम कर देता है। पर फिर वीनस जो है अर्थ से पीछे आगे, सॉरी, और मर्क्यूरी से पीछे सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, वो सबसे गर्म है। क्यों है वो? क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर नहीं इतना इफेक्ट हुआ, पर उसका एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा कंसिस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड है इनफैक्ट उसके एटमॉस्फेयर में मोर देन 90%। तो और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो ट्रैप कर लेता है हीट उसके अंदर। तो इतनी सारी हीट ट्रैप होती है, इतना हॉट है कि इनफैक्ट जब वो रेन गिरती है वो एसिड के फॉर्म में आती है। अच्छा। और जब एसिड रेन गिरती है तुमसे पहले रीच करेगी, वो इवेपोरेट हो जाएगी। तो रेन टेक्निकली होती नहीं है। और उधर अच्छा, रेन गिरी और वो एसिडिक हो रहा है, तो वो रेन एसिडिक हो गई और वो फ्यूम्स बन गई उसकी, और वो उस पर रेन आई नहीं और फ्यूम्स बन के उड़ गई पहली। हाँ। तो तुम खड़े हुए हो वीनस पे, तुम्हें देखा बारिश गिर रही है, पर इससे पहले कि तुम पे वो एसिड रेन आए, वो हीट के वजह से फ्यूम बन जाती है, फ्यूम बन के चली जाती है और बारिश वहां आती नहीं है। हाँ। तो फर्स्ट हॉटेस्ट हो गया वीनस और सेकंड हो गया मरकरी। और भी कुछ है जिनके ऊपर इफेक्ट है? हाँ, कौन? देख लो, अर्थ पे तो इफेक्ट ही नहीं है, पर आजकल जो ऐसे कोल को बर्न कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, उसकी वजह से काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट्स वगैरह कम होने से भी फर्क पड़ा है ना। हाँ, कोल तो बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एयर में राइज कर रहा है आजकल। तो वो भी अर्थ में ट्रैप कर रहा है हीट। पर ऑफ कोर्स आने वाले सालों में कुछ भी वीनस जैसा नहीं होने वाला। हाँ, वेरी गुड। तो जो है कि ये ही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग आज के दिनों में हो रही है। पर फिर जैसे अर्थ पे थोड़ा सा इफेक्ट है, फिर आगे जाएंगे तो है मार्स। मार्स का कई लोग कहते हैं उसका एटमॉस्फेयर ही नहीं है, पर वो मेरे को नहीं पता उसकी ट्रुथ क्या है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैं मार्स का कुछ नहीं बोलूंगा। बस ये बोलूंगा कि मार्स बहुत ठंडा है क्योंकि वो अर्थ के पीछे है और
वो सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है बस। ओके ओके। फिर आती है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट जो एक डिवाइडर होता है। मैं बेल्ट का ही पूछ रहा था उस समय में जो हाँ, मेरा क्वेश्चन था ना अच्छा। बेल्ट का था, मुझे बेल्ट या रिकॉल नहीं हो रहा था। हाँ। जी हाँ बोलिए। वो तो कोई बात नहीं। तो बेल्ट जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट, वो टेक्निकली एक डिवाइडर है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में और गैस प्लैनेट्स। गैस प्लैनेट्स हैं जो बेल्ट के बाद है, पर वो हर सोलर सिस्टम में नेसेसरी नहीं है। ओके। ये पर एक्चुअली कई सोलर सिस्टम में इनफैक्ट वो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती ही नहीं है। पर देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है जिसमें वो सरफेस हो, जैसे अर्थ में एक सरफेस है, वीनस में सरफेस है, पर वो बहुत सारा लावा है उसके सराउंडिंग, क्योंकि खूब सारे वोल्केनो है। और जैसे मर्क्यूरी पे सरफेस है, मार्स पे सरफेस है। ये चार हो गए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स अपने सोलर सिस्टम के। तो ये फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट है। उसके बाद ऐसा एक कोइंसिडेंस हुआ, ऐसी एक चीज हुई कि उसके बाद कोई टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ही नहीं आता, फिर वो गैस पे ही चलते जाता है। ओके। और जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो है किंग ऑफ आवर सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। व्हिच वन? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ओके। तो जुपिटर जो है उस पे एक चीज है, ग्रेट रेड स्पॉट। ओके। ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो कुछ इतने सालों से चलते आ रहा है, एक स्टॉर्म है। स्टॉर्म है वो? अच्छा। कुछ 100 से भी ज्यादा साल से चल रहा है। ओके। तो वो जो है वो उधर तो हैबिटेबल ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि उधर ग्रेट रेड स्पॉट पे तुम जाओगे पूरा स्टॉर्म है। ओके हाँ बिल्कुल। तो तुम वहाँ रह तो नहीं सकते। हाँ, और सोचो इतना तेज है कि 100 से भी ज्यादा साल से उसकी पावर चल रही है। हाँ। तो कितना तेज होगा। हाँ तो वहाँ लाइफ हो ही नहीं सकती। हाँ। पर फिर उसके बाद जुपिटर में कोई सरफेस ही नहीं है। अच्छा, सरफेस ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो गैस प्लैनेट है। गैस प्लैनेट है। ऑल्दो ये है कि उसका कोर है, वो कोर जो है वो भी लिक्विड का बना हुआ है। अच्छा। तो पर वो कोर पूरा हर जगह फैल नहीं रहा, ये एक बात है, अपनी प्लेस में रखा हुआ है। फैल नहीं रहा और वो लिक्विड का ही बना हुआ है, वैसा अर्थ जैसा सरफेस नहीं है। हाँ। ओके। इनफैक्ट अगर तुम जुपिटर की एज पे जाओ और एक बार कूदो, उसकी ग्रेविटी, वैसे तो अगर तुम दूर से ही हो, सोचो इतना दूर, कुछ 20 किलोमीटर भी, वो प्लैनेट इतना बड़ा है, उसका मास इतना सारा है कि वो तुम्हें खींच लेगा। अच्छा। तो तुम वैसे भी आ जाओगे। उसके बाद फिर अगर तुम उस पे कूद गए एज पे, तो तुम जाते ही जाओगे एंडलेस। हाँ, एंडलेस। पर फिर बहुत टाइम बाद, सिंस वो बहुत बड़ा है, तुम एंड में से निकलोगे। अच्छा। आओगे, पर वो सिर्फ होगा एज पे। अगर तुम सेंट्रल जुपिटर में जंप कर गए तो फिर नीचे जाओगे ना, इतना गर्म होते जाएगा, इतना गर्म होगा, क्योंकि कोर है। कोर चाहे सन के पास हो या नहीं, वो तो गर्म ही होता है। तो वो इतना गर्म होगा तो वैसे भी जल जाओगे। तो जुपिटर में, और जुपिटर में इतना ऑक्सीजन भी नहीं है, तो अगर तुम एक स्पेस सूट के बिना कूद गए उसमें, तो फिर तो वैसे भी मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आता है सैटर्न। सैटर्न जो है वो एक काफी बड़ा प्लैनेट है, वो सेकंड बिगेस्ट है। वो, उसके पास बहुत सारे रिंग्स है और वो भी जुपिटर की जैसे गैस जायंट है। ओके। उसकी रिंग्स बनी हुई है डस्ट से और ऐसे गैसेस और मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड से। और हाँ, और एक और फैक्ट जुपिटर के बारे में, जुपिटर के पास अराउंड 100 मून है। जुपिटर के पास 100 मून है? हाँ। ओके। उसकी ग्रेविटी इतनी सारी है कि
वो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसमें से एस्ट्रॉइड खींचते रहता है, वो इवेंचुअली मून ही बन जाते हैं उसके। अच्छा। जो उसके साथ इतने सारे मून्स हैं, तो रात भी होगी तो ऐसा लगेगा सुबह है। अच्छा, मून है, इतने सारे मून है चारों हाँ। तरफ। तो अराउंड 92 to 94 है, पर दैट्स एज मेनी एज वी नो, तो हो सकते हैं ज्यादा, पर 92 मिनिमम है। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ राउंड ऑफ करके। अच्छा, ओके ओके, गुड। तो और कोई सन से रिलेटेड कुछ और ध्यान आता हो कि भाई सन से रिलेटेड हाँ, कुछ? तो फिर वो जो प्लैनेट्स हैं, फिर वो सैटर्न के बाद 2 और है, उनका मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, जो बिल्कुल आप लंबा हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा। और वो है कि सन से जितना दूर जाते जाओगे उतना ही कोल्ड होते जाएगा। फिर वो जो 2 प्लैनेट्स हैं, यूरेनस, फिर आता है नेपट्यून, उनके बाद है काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट जो है वो एक बहुत लंबी बेल्ट है जिसमें कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड है, डस्ट है, वो सबसे बड़ी बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट से भी बड़ी। ओके। और वो पूरा खुद, मतलब सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, जबकि वो खुद एक एक्चुअली ड्वार्फ स्टार है। मैं आपको बताऊं, ड्वार्फ का मतलब छोटा, नॉट एक्चुअल क्लैरिफाइड एज स्टार, छोटा सा है, तब भी उसका इतनी पावर है कि 8 प्लैनेट और 2 बेल्ट होल्ड करने के लिए। बिल्कुल। तो वो है, और सन में ये भी है कि वो खुद भी प्लाज्मा का है, और है कि सन खुद है, उसका नाम है येलो ड्वार्फ स्टार। तो येलो ड्वार्फ स्टार वो कैसे निकाला साइंटिस्ट ने? बताइए। वो उसका नाम का एक चीज है, पहले आया जो हमारी ह्यूमन आई से हम परसीव करते हैं उसका कलर, वो है येलो, ठीक है। फिर सेकंड आया कि वो क्या साइज है, वो हमारा ड्वार्फ है, ठीक है। फिर लास्ट में आता है कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी मतलब कि एक क्या बोलते हैं वो, एक प्लैनेट, आपको हिंदी वर्ड याद नहीं आता, आप इंग्लिश में बोल दो। हाँ, प्लैनेट, ब्लैक होल, वो सब दूसरे सेलेस्टियल बॉडी, जो भी बॉडी स्पेस में ड्रिफ्ट कर रही है उन्हें बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। तो वो सेलेस्टियल बॉडी क्या है? स्टार है। तो ऐसे उसका नाम निकल गया। कलर फ्रॉम ह्यूमन आई, बताओ। येलो। साइज, हाँ साइज क्या है? ड्वार्फ। अच्छा ड्वार्फ। फिर क्या सेलेस्टियल बॉडी है? स्टार। तो वो उसका साइंटिफिक नेम येलो ड्वार्फ स्टार। ओके, गुड, बहुत अच्छा लगा। लक्ष्य के साथ में हम आगे भी पॉडकास्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छी जानकारियां लक्ष्य ने दी होंगी, और साथ में मैं इनका एक जो इंटरेस्ट है, पढ़ने का बहुत शौक है, और मैं अभी पॉडकास्ट से पहले ही बात कर रहा था कि आपने अब तक कितनी बुक्स पढ़ी, तो इन्होंने बताया कि करीब मैं ये पिछले पास्ट 3 इयर्स का बताया कि आज से 2 साल पहले मैंने 88 बुक्स पढ़ी थी, और उसके बाद वहाँ क्या सिस्टम है, थोड़ा सा ये नॉलेज क्यों गैदर होती है, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वहाँ हो पा रही है, उसके बारे में मैं कहूँगा थोड़ा सा आपका स्कूल का एक सिस्टम बता दो कि वहाँ बुक्स देते हैं, आपका किस तरह से डेटा वहाँ कलेक्ट होता है, आपको कैसे पता लगता है कि आपको या आपके स्कूल को आप कितना पढ़ चुके, कितने वर्ड्स पढ़ चुके, वो थोड़ा सा बताइए। है उसमें कैसे पढ़ाते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और टाइम टू टाइम उसे विजिट करते रहते हैं जिससे याद हो जाए। ये ऐसा प्रेशर सा नहीं है कि एक दिन में पूरा मेमोराइज करना है। हिंदी में रटना नहीं है। हाँ, रटना नहीं है हिंदी में, हाँ, मेमोराइज करना है। और वहाँ की नेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश मीडियम ही स्कूल्स है सारी। नहीं, आपको जो बुक्स वगैरह मिलती हैं तो उसका क्या होता है? हमें लाइब्रेरी है, एक स्कूल में लाइब्रेरी, उसमें से हमें बुक्स मिलती है और वो भी फ्री। तो उसमें आपका डेटा कैसे कलेक्ट होता है कि आपने कितनी पढ़ ली, कितने वर्ड्स पढ़ लिए, कुछ ऐसा भी होता है ना? हाँ, हमारा एक प्रोग्राम होता है एक्सेलरेटेड रीडर। ओके। उसमें क्या होता है,
बुक्स पढ़ते हो, क्विज देते हो, क्विज देके वो उस बुक का उसे पता है कितने पेजेस है, कितने वर्ड्स है, वो सब वो सारी बुक्स का जो तुमने क्विज दिया उसका वो एड अप करके तुम्हें दे देता है वर्ड्स वगैरह। तो मेरी पूरी लाइफ में मैंने पढ़ लिए होंगे कम से कम 10 लाख वर्ड। 10 लाख 10 lakhs वर्ड्स, क्योंकि अभी जो इनकी बुक चल रही है उसमें इन्होंने स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, एंटरटेनमेंट की हैं, नॉलेज बुक्स हैं, वो सभी तरह की अलग अलग टाइम में अलग अलग पढ़ी। जो अभी इनकी चल रही है वो करीब 800 पेजेस की बुक है जो ये साथ लेके आए थे, और उसके मैंने गूगल पे सर्च किए कि उसमें कितने वर्ड्स हैं उस बुक में, तो आया 2,57,000 प्लस। तो इस तरह से तो इन्होंने बताया कि मैं करीब 10 lakhs ओवर वर्ड्स में पढ़ चुका हूँ, 1 मिलियन से ज़्यादा वर्ड्स में पढ़ चुका हूँ। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और मैं कोशिश करूंगा आगे भी पॉडकास्ट आपके साथ हो तो और क्वांटम फिजिक्स पे बात करें या वैदिक साइंस पे बात करें या हमारी सनातन कल्चर पे बात करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो मैं लक्ष्य से चाहूंगा कि अगली बार फिर कभी आएँ और मेरे जो ऑडियंस हैं उनको आप अपनी नॉलेज जो भी आपने सीखा है वो सब बताएं और प्रेरित करें उनको इन सब बातों के लिए। आपसे आग्रह है कि आप ये चैनल देखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें इस तरह के और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए कि मैं इस तरह का प्रयास करता रहूं। धन्यवाद। थैंक यू लक्ष्य, आज आप आए और अगली बार के लिए मेरा इनविटेशन आज से। थैंक यू।